गरीब कचरे वाली के घर आए अमीर मेहमान। ये कहानी है गरीब कचरे वाली कुमुद की, जो अपने 2 बच्चों प्रिंसी और सोनू के साथ कूड़े के ढेर के बीचों बीच एक टूटे फूटे पाइपलाइन में सकेती का जीवन काट रही थी। चढ़ते सूरज के साथ कुमुद कचरा बीनने में लग जाती है ताकि वह अपने गरीब बच्चों की भर पेट खाना खिला सके। पिंकी और सोनू हाथ पांव सिकोड़कर पाइपलाइन में सो रहे थे, तभी कूड़े कचरे के बदबू से दोनों बच्चों की आंख खुल जाती है। अरे, उठ गए मेरे दोनों बच्चे। माँ, हम अपने घर में कब जाएंगे? ये कचरे की बदबू अब और बर्दाश्त नहीं होती। अपनी 5 साल की बेटी के सवाल पर उस लाचार कचरे वाली की आंखें आंसुओं से भरकर छलछला जाती हैं। बच्चों, इस कचरे के बीच रहना ही हम गरीबों की किस्मत है, क्योंकि तुम्हारी लाचार माँ की इतनी कमाई नहीं कि वह किराए पर कमरा भी ले सके। शायद सारी जिंदगी हमें इस सकेती में ही बितानी होगी। जानती हो माँ, जब कल आप भंगार बेचने गई थी तब हम मंदिर गए थे। वहाँ पंडित जी ने सभी को शीरा दिया था। वह बहुत ही स्वादिष्ट था। मैंने और प्रिंसी ने भर पेट खाया और उन्होंने ही हमसे ये कहा था कि जहाँ माँ होती है वह जगह जन्नत से कम नहीं होती। इसलिए हम गरीबों के लिए यह कचरा ही हमारा आशियाना है, क्योंकि ये हमारी माँ है। सोनू की इस बात पर कचरे वाली लाचार माँ उसे सीने से लगा लेती है, जिसके बाद तीनों मिलकर कचरा बीनते हैं और शाम ढलते ही कुमुद कचरे में बीने हुए लोहे प्लास्टिक को इकट्ठा करके भंगार की दुकान पर उसे बेचकर थोड़ा राशन खरीद लाती है। माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। भूख के मारे पेट दुख रहा है। बस पिंकी, बस माँ को थोड़ी देर दे दे, मैं आटा ले आई हूँ, जल्दी से रोटियां सेक देती हूँ। कुमुद पाइपलाइन के बाहर बिछे चूल्हे पर रोटी बनाकर उसे प्याज के साथ अपने बच्चों को खाने के लिए परोस देती है। माफ करना बच्चों, तुम्हारी माँ के पास सब्जी खरीदने के पैसे नहीं। बच्चे, आज भी इस प्याज रोटी से ही पेट भरना होगा। माँ, भूख में तो रूखा सूखा भी अमृत जैसा लगता है। हम तो खुश नसीब है जो इस गरीबी में हमारी थाली में गर्मा गर्म रोटी है। सोनू की समझदारी भरी बात सुनकर कुमुद उसके सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रोने लगती है। चलो, आज माँ तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाएगी और फिर लोरी भी सुनाएगी। दोनों बच्चों को खाना खिलाने के बाद कुमुद उन्हें लोरी सुनाने लगती है। तभी प्रिंसी पूछती है, माँ, क्या इस दुनिया में हमारा कोई भी करीबी या रिश्तेदार नहीं है? नहीं बच्चों, तुम दोनों ही मेरी दुनिया हो, तुम्हारे सिवा मेरा कोई भी नहीं। कुमुद की बातों में एक हिचक साफ नजर आ रही थी। इसी तरह उस गरीब कचरे वाली के हर दिन का सूरज कचरे के ढेर में ही ढलता जा रहा था। तभी एक दिन रिहान नाम का एक रिपोर्टर जो कि वहां से गुजर रहा था, वह कुमुद को उसके बच्चों के साथ कचरा बीनता देखकर वो आता है। हेलो, आई एम रिहान। रिहान को देखकर कुमुद के चेहरे पर कचरे की वो जमीन छीन जाने का डर छा जाता है। साहब जी, हाथ जोड़ती हूँ आपके, मुझ गरीब कचरे वाली से ये जगह मत छीनना। अरे, मैं भला आपसे ये जगह छीनकर आपके पेट पर लात क्यों मारूंगा? मैं ऐसा नहीं हूँ। तो क्या आप हमारे घर में मेहमान बनकर आए हैं? हाँ, ये तो आप तीनों के मानने पर है। मानो तो मैं मेहमान हूँ। बस एक दिन मैं इस स्लम में सांस लेना चाहता हूँ, वो जिंदगी जीना चाहता हूँ जो एक गरीब साल भर जीता है। अगर आपको एतराज है तो मैं चला जाता हूँ। ठहरिए साहब जी, घर आया मेहमान भगवान समान होता है। वैसे मुझ गरीब के बस में जितनी खिदमत करने का बलबूता होगा मैं करूंगी, मगर क्या इस सकेती में सो सकेंगे आप? हाँ बिल्कुल। मैं बस आती हूँ। कुमुद अपने कंधे पर कचरे से भरी बोरी लादे उसे बेचने चली जाती है। किस्मत से वह उस रोज 100 रुपए का भंगार बेचती है, जिसे वह जरूरत का सामान लेकर कचरे के उस कंपाउंड में आती है। सबसे पहले चाय चढ़ा देती हूँ। कुमुद चूल्हे पर चाय बनाने लगती है, जिस चूल्हे से उठ रहे धुएं से पाइपलाइन भर जाता है और प्रिंसी, सोनू और रिहान खांसने लगते हैं। चलो अंकल, माँ के खाना बनाने तक बाहर चलकर बैठते हैं। देरी के लिए माफ करना, ये लीजिए, थोड़ी लाल चाय पी लीजिए। कुमुद कचरे में घिरे अपनी गरीबी को देखकर हिचक कर रिहान को चाय देकर कूड़े के ढेर में पनपे धनिये की चटनी पीसकर उसे रोटी के साथ परोस देती है, जिसे देखकर उसके गरीब बच्चे खुशी खुशी खाते हुए कहते हैं,
अरे वाह माँ, ये चटनी कितनी स्वादिष्ट है। आज तो मैं पूरी 4 रोटियां खा जाऊंगी। हाँ, आज कितने दिनों बाद कुछ अच्छा मिला है। चटनी और रोटी से भरी खाने की थाली उन गरीब बच्चों के लिए मेवे मिष्ठान से भी कहीं ज्यादा बढ़कर थी, जिसे देख रेहान का दिल भर आता है। वाकई एक गरीब के बच्चों में हर हालातों में जिंदगी जीने का जो जज्बा होता है, चाहे वो सड़क और फुटपाथ हो या फिर कचरे का कोई ठिकाना ही क्यों ना हो। साहब, ये चटनी इसी कचरे के खाद में उगे धनिये से बनी है। आप खा सकेंगे? आपको घिन नहीं आएगी? इसमें घिन कैसी? यमुना का मलमूत्र त्यागा हुआ गंदा पानी भी तो पूरा जमाना प्यूरिफायर करके पी रहा है, तो इसे खाने में हर्ज क्या है? वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि ये कूड़े कचरे का ढेर आपका आशियाना क्यों बना? कुछ देर के लिए मुझे मेहमान न समझकर हमदर्द मान लीजिए। उस पल रेहान में कुमुद को एक अपनापन दिखाई देता है, जिसके साथ उसके आंसुओं से भरी आंखों के आगे पिछली जिंदगी की बीती यादें झांकने लगती हैं। कुमुद बहू, अरे कुमुद बहू, कहाँ रह गई? जल्दी कर। कुमुद हाथों में दही शक्कर का कटोरा लेकर किचन से भागकर दरवाजे पर आती है, जहां अनुराग फौजी की ड्रेस पहने कंधे पर बैग टांगे खड़ा था। देरी थी तो बॉर्डर पर जाने की। कुमुद अनुराग को दही शक्कर खिलाती है। थैंक यू कुमुद, मैं जल्दी लौटूंगा। सोनू और अपना ख्याल रखना, और हमारे होने वाले बच्चे का भी। हाँ, सारा प्यार बहू पर लुटा दियो। इस निगोड़ी बीवी के आगे अब तुझे माँ थोड़ी नजर आएगी। अरे लता, तुम्हारा बेटा बॉर्डर पर जा रहा है, उसके जाते पल तो खिटपिट ना करो। हाँ, मैं तो कलहनार हूँ ना। कुमुद का पति अनुराग बॉर्डर का एक सोल्जर था, जो साल के सिर्फ एक बार घर आता था। उसने कुमुद से अपने मन से शादी की। ये बात कुमुद की सास को रास न आई, क्योंकि लता लालची किस्म की औरत थी। सोनू सिर्फ 2 साल का है। कुमुद दूसरी बार प्रेग्नेंट है। किसे खबर थी कि इस बार उसका पति बॉर्डर से लौट कर नहीं आएगा। ये भगवान, ये क्या हो गया? क्या हुआ माँ जी? आप क्यों रो रही हैं? अरे चुड़ैल, बस कर। ये झूठी हमदर्दी खा गई ना मेरे बेटे को। अब तेरे लिए इस छत के नीचे कोई जगह नहीं। लता अपनी गर्भवती बहू को उसके बेटे के साथ घसीट कर घर से बाहर फेंक देती है, मगर कोई भी उस लाचार की मदद नहीं करता। इन बुरे हालात में कुमुद उस कचरे के ढेर में ही रहने लगती है। कुमुद की दुख भरी कहानी सुनकर रेहान भी रो पड़ता है। मुझ गरीब माँ के लिए ये कचरा ही मेरा आशियाना है। चलिए, रात काफी हो गई है, अब आप सो जाइए। अगली सुबह जब कुमुद की आंख खुलती है तो पाइपलाइन के भीतर एक चिट्ठी के साथ कुछ पैसे पड़े थे। कुमुद जी, मैं एक रिपोर्टर हूँ। माफी चाहता हूँ जो मुझे इस तरह झूठ बोलकर मेहमान बनकर रहना पड़ा, मगर मैंने सुना है कि जिस झूठ में अच्छाई छुपी हो वह 100 सच के बराबर होता है। आपका खोया हुआ घर इज्जत के साथ मिलेगा। रिपोर्टर रेहान। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं और हर जगह उस लाचार कचरे वाली की चर्चाएं छा जाती हैं। आखिरकार दामोदर और लता उसे लेने आते हैं। माँ जी, बाऊजी, आप दोनों यहाँ? घर चल बहू, तेरी ये सास अपने किए पर शर्मिंदा है। अब तुझे और मेरे पोते पोतियों को इस कचरे में रहने की जरूरत नहीं। माँ, ये कौन है? ये तुम्हारे दादा दादी हैं बच्चों, ये हमें लेने आए हैं। इस तरह आखिरकार कुमुद की अग्नि परीक्षा खत्म हो जाती है और वह कूड़े कचरे की बदबूदार दुनिया से उभरकर अपने बच्चों के साथ सास ससुर के घर लौट आती है। मगर ये बदलाव का कारण रेहान था, जो एक रोज का मेहमान बनकर उस कचरे के बीच रहकर उनका दुख बांटने आया था। सरोज नाम की एक खड़ूस सास थी, जिसने खुद पैसों के चक्कर में अपने बेटे युवराज की शादी एक काली बहू से करा दी। शादी के कुछ दिनों में ही काजल अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी बखूबी संभाल लेती है। शादी को 1 साल बीत जाता है। सुबह के समय काजल डाइनिंग टेबल पर सभी परिवारजन, देवर केशव, नंद मोहिनी, सास सरोज, ससुर रमेश के लिए खाना लगा देती है। अरे भाभी, जरा मुझे जूस तो दीजिए। नंद जी, ये लीजिए। माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं फेयरवेल पार्टी में क्या पहन कर जाऊं। साड़ी में कौन सा कलर पहनूं? देख ले, तुझे जो अच्छा लगे। अब मैं क्या तेरी पसंद जानूं? अरे तो कुछ भी पहन ले, लगेगी बनरिया। अरे नहीं नहीं भाई, बनरिया नहीं, बनरियों की जो सरदार होती है ना, वो लगेगी। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। माँ, पापा को देखिए ना, भाई की तरफदारी कर रही हैं।
अरे नहीं नहीं, आजकल वो मैं होता है ना, बस मैं तो वही बोल रहा था। अरे पापा, मैं नहीं होता, वो मीम होता है। अरे हाँ हाँ वही। नंद जी, आपको बुरा ना लगे तो मैं कहूँ, आपका रंग बहुत ही गोरा है, तो आप काली साड़ी पहन लीजिए, आप बहुत अच्छी लगेंगी। हाय हाय माँ, जरा देखो तो भाभी, खुद तो काली है और मुझे भी काली वाली चीजें ही पहनने को कह रही हैं। अरे तुम मेरी बेटी से दूर ही रही हो, काली कमली कहीं की। पता नहीं शादी को 1 साल हो गया और पोता कब देगी मुझे। माँ जी, पिछले 1 साल से आप मुझे मेरी काली रंगत पर सुनाई जा रही हैं। भला मैंने ऐसा भी कौन सा पाप कर दिया? ये तो भगवान की देन है, इंसान का हर तरीके का रंग रूप होता है, और शादी तो आपने सब जानकर की थी, अब क्यों कहती हैं? अजी देखते हो कैसे सबके सामने जुबान चला रही है। पोते की बात तो सुनी नहीं? अरे सब पोते के नाम पर मुझे कितना चिढ़ाते हैं, ये मैं ही जानती हूँ। सरोज बिल्कुल ठीक कहती है। अरे ओ नास पीटी करमजली कहीं की, अगर तूने इस साल हमें पोते या पोती की शक्ल नहीं दिखाई तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करने में और तेरी नई सौतन लाने में जरा भी वक्त नहीं लगाऊंगी। सरोज और रमेश दोनों काजल को सुनाते हैं, जिसके बाद सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। घर वालों की खरी खोटी सुनकर काजल के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। अगर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं भी तो माँ बनने का सुख चाहती हूँ, क्यों भगवान मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? कम से कम इस घर के वारिस को देखकर तो मैं अपनी जगह यहाँ बना लेती, मगर माँ जी ने सच में मेरे पति की दूसरी शादी कर दी तो नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक शाम हिम्मत करके काजल अपने पति से कहती है, युवराज जी, वो मैं आपसे कहना चाहती थी कि एक बार हमें डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। अजी आप गलत समझ रहे हैं, शायद डॉक्टर हमें कोई सलाह मशवरा या हमारी परेशानी का हल बता देता तो सब ठीक हो जाता। मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, कमी तुम में है, ऊपर से काली हो, बच्चे भी वैसे ही करोगी। युवराज की बात सुनकर काजल फिर से रोने लगती है और अपनी किस्मत को कोसती है। अगले दिन सरोज रसोई में काम करते हुए काजल को सुनाते हुए कहती है, बस बहुत हो गया, अब मैं और समय नहीं दे सकती। अगले 2 हफ्तों में अपने बेटे के लिए खूबसूरत सी पत्नी लेकर आऊंगी जो इस घर को वारिस देगी। माँ जी ऐसा मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। मुझे तुझसे कुछ नहीं कहना। अगले 2 हफ्तों में सरोज जैसा कहती है वैसा करके दिखाती है और युवराज की शादी शनाया नाम की लड़की से कर देती है, जो कि बहुत चालाक थी, लेकिन घर वाले इस बात से अनजान थे। तभी गृह प्रवेश करते वक्त सरोज उससे कहती है, हाय मैं मर जावा, मेरी गोरी चिट्टी बहू आ गई। काली कमली, जा जाकर आरती की थाली लेकर आ, तेरी सौतन का गृह प्रवेश जो करना है। अपने दिल पर पत्थर रखकर काजल आरती की थाली ले आती है और शनाया का गृह प्रवेश कर उसे घर के अंदर लाती है। अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है तो वो कहती है, माँ जी आप बताइए ना, मुझे पहली रसोई में क्या बनाना है? अरे बहू कुछ भी मत बना, कोई जरूरत नहीं है सब करने की। तू आराम से बैठकर काम करने के लिए ये है ना तेरी काली नौकरानी। बता तुझे क्या खाना है, मैं इससे वही बनवाऊंगी। अगर ऐसा है माँ जी तो आलू और प्याज की पकौड़े बनवा लो, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पर माँ जी कहीं इनकी काली सूरत देखकर पकौड़े भी काली हो गए तो मजा नहीं आएगा। अरे मेरी प्यारी बहू तू चिंता मत कर, मैं इसे बोलती हूँ ये ढंग से बनाकर लाएगी। सुन लिया ना तूने? अब जा जाकर अच्छे से अपनी सौतन के लिए पकौड़े बनाकर ला। जी माँ जी। ये सुनकर काजल पकौड़े बनाकर ले आती है। वक्त गुजरता है, घर के सभी परिवारजन नई बहू शनाया से बहुत खुश थे, जबकि काजल को वो हमेशा ताने कसते थे। नई बहू बैठे बैठे आराम फरमाती है और घर के सारे नौकर वाले काम काजल करती थी। एक दिन शनाया बेहोश हो जाती है और जब डॉक्टर के पास से आती है तो सरोज के गले लगकर कहती है, माँ जी ढोल ताशे बजवाइए, आपके घर नन्हा मेहमान आने वाला है, आप दादी बनने वाली हैं। सच? मैं दादी बनने वाली हूँ? मेरे घर का वारिस आने वाला है। अरे ओ केशव अजी सुनते हो? अरे मोहिनी जल्दी आ, तू बुआ बनने वाली है, जरा बर्तन खटका। अरे वाह माँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। तभी घर के सभी लोगों को खुशखबरी के बारे में पता चल जाता है और सब बहुत खुश होते हैं। और युवराज काजल से कहता है, देखा काजल, मैंने कहा था ना मुझ में कोई कमी नहीं है, देखो इस घर का चिराग आएगा अब। देखिए मुझे खुशी है इस बात की, भले ही आप मुझे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन
मुझे अपनी सौतन मंजूर नहीं। भले ही आपकी नजरों में आप सबकी वह चहेती हो, लेकिन मुझे कुछ चीज खटकती है। हाँ, तुम्हें तो खटकेगी ये सारी चीजें। सौतन जो ठहरी वो तुम्हारी। 6 महीने बीत जाते हैं। सभी उसका बहुत ख्याल रखते थे क्योंकि वो उनके चिराग देने की वजह से चहेती बन गई थी। शाम को सरोज फल काटकर शनाया को देती है। अरे बहू, खाना ऐसे भी बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। जी माँ जी। जबरदस्ती खाना खाने के बाद शनाया कमरे में जाकर अपने पेट के पल्ले में रखे तकिए को गुस्से से निकाल कर कहती है, बच्चा बच्चा बच्चा, बस इस बुढ़िया को तो बच्चा ही चाहिए। कभी ये खा ले बहू, कभी वो खा ले। हर जानवर की तरह ठुसाई जा रही हैं। नहीं हूँ मैं गर्भवती, सब एक्टिंग थी। एक बार गोद भराई में मुझे शगुन, गहने और पैसे मिल जाए, फिर इनको चूना लगाकर जो भागूंगी ना, किसी को पता ही नहीं चलेगा। ये सब खिड़की से काजल सुन लेती है और देख भी लेती है। मुझे कुछ गड़बड़ लग ही रही थी। अच्छा है मैंने मौके का फायदा उठाकर इसकी हरकतें फोन में कैद कर ली। पूरे घर वालों को जब इसकी सच्चाई बताऊंगी तो कोई इसे माफ नहीं करेगा। शाम को युवराज झूला और केशव खिलौने भी लेकर आता है। तभी काजल चिल्ला चिल्ला कर सभी को आंगन में इकट्ठा कर कहती है, अरे क्या हुआ? काले कौवे कहीं की चिल्ला चिल्ला कर घर को सर पर उठा लिया है। क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? आप सब मुझे बाद में डांट लेना, पहले इस वीडियो को देख लीजिए। काजल उस वीडियो को फोन में चला देती है। पूरा परिवार उस वीडियो को देखता है, जिसके बाद उनके दिल को ठेस पहुंचती है और काजल कहती है, जिस लड़की पर आप इतना विश्वास कर रहे थे वो आपके जज्बातों से खेल गई। मैं भी खुश थी कि इस घर का चिराग आ रहा है। सबके लिए मैंने सौतन भी मंजूर की, लेकिन इस सौतन ने आप सबको धोखा दिया। ये गर्भवती नहीं है, ये सब इसने पैसों के लिए किया है। मेरा बेटा, मेरा पूरा परिवार इतना खुश था और एक करमजली ने हमें धोखा दिया। ठीक, इससे तो अच्छा हमारी काजल बहू है। और वैसे भी इसने घर ही नहीं संभाला था, मेरे बेटी की जिंदगी भी संभाली है। नहीं नहीं, ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी बात सुनकर सरोज एक तेज का चांटा शनाया को मारती है और कहती है, सच और झूठ क्या है ये सब हमने अपनी आंखों से देख लिया है और सुन भी लिया। मैं ही तुझे घर में लाई थी, बाहर भी मैं ही करूंगी। तभी सरोज धक्के मारकर उसे घर से निकाल देती है। अगर आज के बाद कभी मेरे सामने आई ना तो पुलिस के हवाले कर दूंगी। चली जा यहाँ से। जा रही हूँ बुढ़िया, मर क्यों रही है? तभी शनाया चली जाती है। उसके बाद पूरा परिवार काजल के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगता है। हम सब ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दो काजल। मुझे भी बहू माफ कर दे, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी और अच्छे डॉक्टर के पास तुझे ले जाऊंगी। इस तरह सभी काजल को प्यार करते हैं और सरोज उसको अच्छे डॉक्टर के पास ले जाती है। अच्छा इलाज चलने के कारण काजल एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।